नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 15 अगस्त का भाषण 103 मिनट से भी लंबा हो सकता था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री का कि उन्होंने 103 मिनट तक ही भाषण दिया। उम्मीद है अगली बार पूरे दिन भाषण देते रहेंगे। 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, लेकिन भाषण को लेकर आप उनसे शिकायत नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी यह तो चाहते हैं कि उनका भाषण चलता रहे, लेकिन कई बार लगता है कि वे खुद चाहते हैं कि कोई उनके भाषण को गंभीरता से ना ले या बहस किसी और दिशा में चली जाए। 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, पहली बार उन्होंने आरएसएस की लाल किले से इतनी तारीफ कर दी और दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिया। किस सेक्टर का एनजीओ बताना भूल गए। एनजीओ क्यों कहा? क्या इसलिए कि कांग्रेस इस एनजीओ की सालाना रिपोर्ट मांगने लग जाए? कितनी कमाई है, कितना चंदा आता है, इसका यूनिक नंबर क्या है, किस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है। 15 अगस्त को उन्होंने आरएसएस को टारगेट किया है या विपक्ष को टारगेट करने का मौका दिया है? क्या आपको पता था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कोई एनजीओ सक्रिय था और उसका नाम आरएसएस है? हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले इसके प्रमुख हेडगेवार और गोलवलकर एनजीओ का काम कर रहे थे, राजनीति नहीं। आरएसएस को अगर इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो कम से कम संघ प्रमुख मोहन भागवत को स्वागत में बयान देना चाहिए था। लेकिन इसकी जगह संघ विचारक के नाम पर एक दो प्रवक्ता टीवी स्टूडियो में अनाप शनाप दलीलें देते रहे और अपनी ही जवाबों में उलझते नजर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। एक प्रकार से एनजीओ है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2014 के बाद से एनजीओ सेक्टर पर कितना हमला हुआ, इस सरकार में एनजीओ की कितनी पूछ है, आप एनजीओ से पता कर लीजिए। अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ की फंडिंग रोकने के कितने तरीके बनाए गए और उनमें से कईयों को राष्ट्र विरोधी बताया गया। जिस एनजीओ सेक्टर पर इतना हमला हुआ, उसी एनजीओ के नाम से आरएसएस की तारीफ हुई। उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान का कोई जिक्र नहीं किया। 100 साल के योगदान का जिक्र किया तो मतलब निकाला गया आजादी की लड़ाई भी तो इसी 100 साल में है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ आजादी की लड़ाई में आरएसएस के योगदान का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या उन्हें एक भी योगदान नहीं मिला? क्या योगदान है बता देते, 2-4 गिना देते। 103 मिनट का भाषण था, 2 मिनट और लंबा हो जाता, भारतवर्ष का क्या नुकसान हो जाता? 98 मिनट के भाषण का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, 5 मिनट और सही 10 मिनट से तोड़ देते। इसकी जगह 100 साल का आरएसएस हो गया है, तो 100 साल के समग्र योगदान की बात कर निकल गए। इसी साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने हेडगेवार के योगदान को याद किया था। उसमें भी जनरल सी बात कही और उसमें भी साफ साफ नहीं बताया कि इनका योगदान क्या था। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। हिंदी है, केवल हिंदी, इसमें तथ्य नहीं है, जनरल सी बात है। 10वीं क्लास के ललित निबंध की भाषा में प्रधानमंत्री ने पूरा पन्ना भर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि जब गांधी, नेहरू, पटेल जेल जा रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, तब डॉक्टर हेडगेवार और गोलवलकर कौन सी नई ऊर्जा भर रहे थे? बताते कि भगत सिंह की तरह आरएसएस का कोई स्वयंसेवक फांसी पर चढ़ा,
काला पानी की सजा काटने गया और अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस के स्वयंसेवक क्या कर रहे थे, जब अंग्रेजों ने गांव-गांव से कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को खोजकर जेल में डाल दिया। यहां तक कि घर घर से चरखा खोजकर तोड़ा गया ताकि चरखे का नामो निशान तक ना बचे। उस समय आरएसएस के साथ क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के जिस समर्पण का इतिहास बता रहे थे, उसी समर्पण के कारण यह सब उदाहरण नहीं मिला? आरएसएस को एनजीओ कह दिया, सांस्कृतिक संगठन कहता रहा है आरएसएस, काम राजनीतिक करता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसे एक प्रकार से एनजीओ कह दिया है। इसका कोई रजिस्ट्रेशन है? चंदे और खर्चे का हिसाब है? चंदे के लिए एफसीआरए लाइसेंस है या नहीं? लोग पूछ रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी चाहते यही थे कि आरएसएस पर अटैक शुरू हो जाए और आरएसएस चुप रह जाए। पहले पवन खेड़ा को सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कहाँ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहाँ है खाते उनके, दिखाइए। भगवान इस समाज और इस देश को ऐसे एनजीओ से बचाए जिसने पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए, और अब पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के हक छीनने में निकाले। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए, और यह होगा। क्या है उसकी उपयोगिता? इस देश में सिर्फ वैमनस्य और नफरत पैदा करने के अलावा इस एनजीओ, तथाकथित एनजीओ ने किया क्या है? इतिहास इनका संदिग्ध रहा है। महात्मा गांधी की हत्या में इनकी संदिग्ध भूमिका, हर जगह आपको जहां लगेगा कि देश के खिलाफ कुछ हुआ है, आरएसएस की संदिग्ध भूमिका दिखेगी। राष्ट्रीय संदिग्ध संगठन चलाइए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आरएसएस के खिलाफ? अरे रजिस्टर तो कराएं, दिखाएंगे हम, इनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और तब देखते हैं रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी, होने दी जाएगी या नहीं होने दी जाएगी। इस तरह की गतिविधियों में ये शामिल रहे। अरे आने दीजिए, अभी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। सारे जवाब आज ही चाहिए क्या आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को एनजीओ क्यों कहा होगा? क्या यह बताने के लिए आप एनजीओ हैं, अपनी हद में रहिए। आपका काम उम्र के हिसाब से प्रधानमंत्री तय करना नहीं है। राजनीतिक फैसले अब आप नहीं लेंगे। 11 साल से केंद्र और देश के कई राज्यों में संघ सीना तानता रहा है कि उसकी सत्ता है, प्रधानमंत्री उसे एनजीओ बता देते हैं। कम से कम इस पर तो स्वागत समारोह होना चाहिए था संघ की तरफ से, जो नहीं हुआ। पवन खेड़ा के सवालों में दम तो है। अगर आरएसएस एनजीओ है तो बीजेपी की राजनीति क्यों चलाता है? आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जहां जहां चुनाव होता है वहां की खबरें पलटकर देखिए, बीजेपी से पहले आरएसएस की खबरें मिलेंगी। गोदी मीडिया ही बताता है कि कैसे संघ के प्रचारक, विचारक, कार्यकर्ता बीजेपी की जीत की तैयारी में लग गए हैं। 2024 के दिल्ली चुनाव की खबरें देखिए। क्या आप किसी और एनजीओ को जानते हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले ड्राइंग रूम में बैठकें करता हो? अमर उजाला की खबर है कि दिल्ली में 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग हुई है। क्या आरएसएस ने कभी इसका खंडन किया है? चुनाव में संघ के उतरने की खबरें छपी हैं। लिखा है छोटी बैठकों के जरिए माहौल बनाया जाएगा। हरियाणा चुनाव पर लेख छपा है, बीजेपी और संघ के समन्वय के कारण जीत मिली उस चुनाव में जिसमें वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। दैनिक भास्कर तो गिनकर बता रहा है कि संघ के कितने स्वयंसेवक हरियाणा में एक्टिव हैं। न्यूज 18 में विस्तार से बताया है आरएसएस की साइलेंट हेल्प से बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जीती है। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने घर घर कैंपेन से बीजेपी की जीत की बिसात बिछाई। क्या इस खबर का आरएसएस ने खंडन किया है जो यहां छपी है कि महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने उतारी स्पेशल 65 टीम? अब तक हुई सैकड़ों बैठकें, हिंदुओं को एकजुट करने का खास प्लान। तो ये कौन सा एनजीओ है जो देश सेवा के नाम पर केवल और केवल बीजेपी की जीत के लिए काम करता है? क्या आरएसएस के लिए देश का मतलब बीजेपी है? क्या इन खबरों के बाद भी आप आरएसएस को बीजेपी से अलग कर एनजीओ कह सकते हैं? जुलाई 2024 में मोदी सरकार ने एक फैसला किया
कि सरकारी नौकर आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर जो बैन था हटा लिया गया। क्या मोदी सरकार किसी भी सरकारी नौकर को आरएसएस के अलावा किसी दूसरे एनजीओ को ज्वाइन करने देगी? क्या आरएसएस में अब लोग नहीं आ रहे कि सरकारी नौकरों को वहां ठेला जाएगा? क्या आप नहीं देखने का फैसला कर चुके हैं या सब मिट जाएगा तब देखने का नाटक करेंगे? जब यह बैन हटा था तब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। यह 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संघर्षों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। क्या संघ नाम के दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ को चुनाव आयोग से लेकर ईडी का काम नहीं दिख रहा है? इनके खिलाफ संघ बोल पाएगा? बोल सकता है? अगर वोट चोरी होने लगेगी तो क्या आरएसएस उसका विरोध कर पाएगा? कर रहा है? एक बार भी किसी का बयान आया हो तो बताइए। अगर आरोप है तो चुनाव आयोग को संदेह दूर करना चाहिए। इतना तो मोहन भागवत कह सकते थे। किस राष्ट्र के निर्माण में संघ लगा है जहां वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं और वह चुप हैं? क्या वोट चोरी से भी राष्ट्र का निर्माण होता है? डू यू गेट माई पॉइंट? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नई बात नहीं की, लेकिन 15 अगस्त को आरएसएस की बात क्यों की, यह आपको पता चलेगा। मैं तो इंतजार कर रहा था कि आरएसएस की तरफ से जवाब आएगा। बीजेपी तो चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाती है, इसलिए उसे छोड़िए। क्या आरएसएस की तरफ से जवाब आया? संघ के स्वयंसेवक अपने अपने प्रचारकों से, प्रांत प्रमुखों से यही सवाल पूछ लें। दरअसल सावरकर और गोलवलकर को लेकर जिस तरह से दावे किए जाते हैं, उसके जवाब में इसी दौर में कई सारे तथ्य भी उजागर किए गए। किताबें लिखी गई, पत्रकारों ने बहुत मेहनत की। टीवी और वीडियो में इसकी जगह नहीं है, कम समय में आप नहीं बता सकते। सावरकर और गोलवलकर की भूमिका को समझना है तो किताबों के पास जाना तो पड़ेगा। आप रील से नहीं जान सकते। तब आपको पता चलेगा आंखों में धूल झोंकने का सही मतलब क्या होता है। 2019 में सत्य हिंदी के संस्थापक आशुतोष ने किताब लिखी, हिंदू राष्ट्र यह क्या है, हम इस पर कैसे पहुंचे। उनसे पहले 2016 में शमसुल इस्लाम की दखल प्रकाशन से हिंदी में किताब आई, गोलवलकरवाद एक अध्ययन। 2017 में पत्रकार हरतोष सिंह बल ने कैरवा में गोलवलकर को लेकर लंबा लेख लिखा। YouTube पर अशोक कुमार पांडे के कई वीडियो मिल जाएंगे जो गोलवलकर और सावरकर पर है। आप वहां से भी इनके विचारों और योगदान के बारे में जान सकते हैं। अशोक कुमार पांडे की हिंदी में 2 किताबें हैं, उसने गांधी को क्यों मारा और सावरकर और उसके बाद। 2020 में धीरेन्द्र कुमार झा कैरवा में ही एक और कवर स्टोरी लिखते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक्सपोज द लाई दैट नाथुराम गोडसे लेफ्ट द आरएसएस। इसमें धीरेन्द्र झा बताते हैं कैसे इस झूठ का प्रचार हुआ कि गोडसे आरएसएस का सदस्य नहीं था। वो गांधी की हत्या से काफी पहले आरएसएस छोड़ चुका था, लेकिन गांधी की हत्या करने के 2 महीने बाद गोडसे ने अदालत में अपने बारे में कहा, मैंने हिंदू महासभा का काम शुरू किया, साथ साथ आरएसएस में भी सक्रिय रहा। धीरेन्द्र झा ने लिखा है, आरएसएस ने हमेशा कोशिश की कि खुद को गोडसे से दूर कर लें। शुरू से यही कहा, गोडसे का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं रहा। गांधी की हत्या के 2 दिन बाद हिंदुस्तान टाइम्स में संघ का बयान छपा था, लेकिन इसके 2 दिन बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गोलवलकर समेत अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मगर सबूतों के अभाव में जल्दी रिहा कर दिया गया। इसके बाद धीरेन्द्र कुमार झा गोलवलकर पर विस्तार से एक किताब लिखते हैं जो अक्टूबर 2024 में छपती है। इस किताब का नाम है गोलवलकर, द मिथ बिहाइंड द मैन बिहाइंड द मशीन,
द वायर के कार्यक्रम में धीरेन्द्र झा ने विस्तार से इस पर बात की है। संघ की जो स्थापना हुई, उसका जो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था वो था हिंदुओं को कन्विंस करना कि वो उसका जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ है। वैसे समय में, जिस समय में नेशनल मूवमेंट के कोर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लाने की कोशिश की जा रही थी और जिससे अंग्रेज घबराए हुए थे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए उनको जरूरी था इस तरह का आर्ग्यूमेंट जो हिंदुत्व जो सावरकर लाता है। और एक बात जान लीजिए कि आरएसएस एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना था। हाँ, तो अब ये जहां पे इनका मनसा है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होने का, वहां पे ये ऑब्वियसली इस मनसा के कारण अपने आप को खड़ा कर लेते हैं जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, एंटी नेशनल पोजीशन पे खड़ा कर लेते हैं आरएसएस। और न सिर्फ वो आज़ादी की लड़ाई चाहे 1930 हो या फिर 1942 हो से अपने आप को अलग रखते हैं, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस के एरिया में लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप उसमें मत पार्टिसिपेट कीजिए। तो 2016 में जब राहुल गांधी ने यह दावा किया तब उन पर मानहानि का दावा कर दिया गया। राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। यह मामला कोर्ट में लंबित है। अब तो उमा भारती ने टीवी 9 के कार्यक्रम में कहा, गोडसे ने जो पाप किया है उसके लिए आतंकवाद शब्द भी कम है। Right since beginning, even before Godse killed him, Golwalkar himself had said in a meeting on 8th of December 1947 that if Gandhi did not change his ways, if Gandhi kept on stopping Muslims from going to Pakistan, then he knew how to silence him. Yes. Right. That was a clear threat, kind of fatwa, because Golwalkar was not just a leader of an organization, he was also cult leader. यह इंटरव्यू नया नहीं, बहुत दिनों से पब्लिक स्पेस में है और यही बातें किताबों में हैं, लेखों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वरना उनसे इन बातों को लेकर सवाल पूछा जा सकता था कि यह कैसा एनजीओ है। उन्हें यह भी पता है कि उनका समर्थक और वोटर एंड व्हाट्सएप अंकिल कभी इन किताबों को नहीं पढ़ेंगे जिनकी बात मैंने अभी अभी बताई। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के 51 साल बाद नेहरू की इतनी बात होगी तो आरएसएस पर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आरएसएस को बैन क्यों किया गया? सरदार पटेल ने बैन किया। और क्या कहा आप इतना तो जानते ही हैं। यही कहा, यह 5 फरवरी 1948 के इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर की तस्वीर है, उसके बगल में बड़े बड़े अक्षरों में छपा है, आरएसएस को देश भर में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। 2 फरवरी 1948 को सरकार ने यह फैसला लिया। आगे लिखा है कि नफरत और हिंसा की ताकतों को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में आगे लिखा है, गृह मंत्रालय यानी सरदार पटेल के मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें कहा गया है कि हिंसा का जो संप्रदाय संघ ने प्रायोजित और प्रेरित किया है उसने बहुत लोगों को अपना शिकार बनाया है। इसके सबसे नवीन और बेशकीमती शिकार महात्मा गांधी हैं। आरएसएस के सदस्य तोड़फोड़, चोरी, डकैती और हत्या हिंसा की घटनाओं में शामिल पाए गए। संघ के सदस्य अवैध हथियार रखते हैं और लोगों के बीच सरकार, सेना और पुलिस के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए आतंकी हथकंडे अपनाते हैं। 4 फरवरी 1948 को गजट ऑफ इंडिया में दिल्ली के चीफ कमिश्नर के कार्यालय ने नोटिस जारी किया। लिखा है, आरएसएस पब्लिक पीस, शांति के लिए खतरा है, इसलिए यह सरकार ऐसे हर संगठन को गैर कानूनी घोषित करती है। प्रधानमंत्री मोदी क्या इस विज्ञप्ति को लेकर कोई जवाब दे सकते हैं? कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गलत बोला। वडोदरा में सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनी है, क्या वहां इस विज्ञप्ति को लगाया गया है? कभी लगा सकेंगे? बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटे से वीडियो में संभव नहीं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस का जिक्र क्यों किया?
आरएसएस को खुश करने के लिए या आरएसएस पर अटैक करवा देने के लिए? प्रधानमंत्री का अगर यह मकसद था कि 15 अगस्त के दिन आरएसएस पर हमला हो तो पूरा हुआ। अगर उनका यह भी मकसद था कि वोट चोरी का मुद्दा पीछे चला जाए तो वह भी पूरा हुआ। विपक्ष को आरएसएस से भिड़ा दिया गया और विपक्ष ने खूब उस दिन इसी की चर्चा की, वोट चोरी की चर्चा कम हो गई। लेकिन इस बात पर आरएसएस की तरफ से कोई क्यों नहीं बोलने आता है? 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो रहे हैं। क्या वे बतौर प्रधानमंत्री आरएसएस के 100 साल होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अंदाजा है कि जरूर होंगे। लेकिन मोहन भागवत के बयान के बाद प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट की चर्चा तो हो गई। नागपुर में ही मोहन भागवत ने आरएसएस के नेता मोरोपंत पिंगले के लिए आयोजित कार्यक्रम में कह दिया, नेता को 75 साल के बाद पीछे हट जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। महीना जुलाई का मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत कह रहे हैं, मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए तो उनको शॉल पहनाई। मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने थोड़ा सा बोला। तब मोरोपंत पिंगले ने कहा, मेरी मुश्किल यह है कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसने लगते हैं। मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं भी, तो भी मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब मर जाऊंगा तब भी लोग पत्थर मारकर देखेंगे कि सचमुच मर गया। मोहन भागवत आगे बताते हैं कि मोरोपंत पिंगले ने कहा, 75 साल आपने किया, लेकिन इसका अर्थ मैं जानता हूं। 75 साल की शॉल जब ओढ़ी जाती है उसका अर्थ यह होता है, अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो। यही बयान था और इतना ही बयान था जो हिंदी में था। बाकी का सारा भाषण मराठी में था। केवल इतना सा टुकड़ा हिंदी में क्यों कहा गया? शायद हिंदी में चर्चा की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। क्या हिंदी के इस टुकड़े के जरिए देश में एक कमजोर बहस चलाने की कोशिश हुई, जिसे आप सत्ता पर सर्वकालिक समझने लगे हैं, उसके रिटायरमेंट की तस्वीर दिखाने की कोशिश हुई? 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के होंगे। उसके 6 दिनों के बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और उसके 10 दिन बाद 27 सितंबर को आरएसएस अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। मुश्किल लगता है कि आरएसएस में इतना दम बचा है कि वह इस अवसर पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर एक और लाल कृष्ण आडवाणी बना दे। मार्गदर्शक मंडल धूल मंडल था, आंखों में धूल झोंकने के लिए। उसके बाद से कभी आपने किसी को सुना कि मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए? एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू इस साल अप्रैल में 75 साल के हो गए। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में कौन भेजेगा? क्या बीजेपी इसकी बहस चलाएगी? खैर, वे सहयोगी दल के हैं। प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी को 78 साल की उम्र में अपने कैबिनेट में क्यों मंत्री बनाते हैं? यह कैसे होगा कि 75 साल के प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे लेकिन 79 साल के मांझी उस कैबिनेट में रहेंगे? तो अब इंतजार कीजिए 27 सितंबर का। 75 साल के मोहन भागवत 75 साल के नरेंद्र मोदी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत करते हैं या नहीं। 100 साल होने के मौके के आसपास संघ अपने प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों को बदल दे, यह संघ के बस की बात नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी छोड़ देंगे, यह भी उनके बस की बात नहीं। इस बयान की खूब चर्चा हुई, लेकिन भागवत ने दोबारा इसकी बात नहीं की। हमने भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। बेशक कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा है, 4 जून 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से कमजोर पड़ चुके प्रधानमंत्री अब पूरी तरह मोहन भागवत की कृपा पर निर्भर हैं ताकि सितंबर के बाद उनका कार्यकाल का विस्तार हो सके। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर का व्यक्तिगत और संगठनात्मक लाभ के लिए राजनीतिकरण हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद हानिकारक है। आज प्रधानमंत्री थके हुए लगे, जल्दी ही वे रिटायर भी होंगे। जयराम रमेश मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत को खुश करने के लिए कहा। अगर 75 साल वाली बात में जरा भी गंभीरता है तो सबसे पहले मोहन भागवत को अपना वचन निभाना होगा और 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को और उसके 10 महीने बाद राजनाथ सिंह को, जो 75 साल के होंगे। जरूर देश में उस वक्त कोई जरूरी मुद्दा रहा होगा जुलाई के महीने में, जैसे इस बार वोट चोरी का है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने कम से कम 15 अगस्त के दिन वोट चोरी के अभियान को ठंडा तो जरूर कर दिया। 11 साल में
लाखों बार आरएसएस को इन मुद्दों पर घेरा जा चुका है। 2014 के बाद देश की संस्थाएं रौंद दी गईं, विरोध करने पर लोग जेलों में डाल दिए गए, झूठे मुकदमों का डर दिखाकर विपक्ष को तोड़ दिया गया, बड़े बड़े मसले आए, किसी बात पर सरकार ने जवाबदेही नहीं दिखाई। सत्ता को मुट्ठी में करने के बाद क्या आरएसएस उस मुट्ठी को खोल देना चाहेगा? यह सवाल प्रचारक और स्वयंसेवकों को खुद से पूछना चाहिए। 2014 में इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, क्या हम 10 साल के लिए सांप्रदायिकता नहीं रोक सकते? और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। देश में सांप्रदायिकता को लेकर जहरीली आंधी चली, गोदी मीडिया से नित्य प्रसारण हुआ। जो काम 100 वर्षों में नहीं हुआ वो इन 10 वर्षों में किया गया। सांप्रदायिक भीड़ ने उत्पात मचानी शुरू कर दी, लोगों को घर में घुसकर मारा, सड़कों पर मारा, ट्रेन में मारा, लोगों के घर गिरा दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी निंदा में एक शब्द भी खर्च नहीं किया। उम्मीद है तारीफ के बहाने उन्होंने आरएसएस को गंभीर चेतावनी ना दी हो और आरएसएस का इतिहास बार बार याद दिलाने के लिए एक और मौका न दिया हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।